वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम लोगों ने पढ़ा मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो आज एक बार हम लोग थोड़ा सा और मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन पे जिसके डाउट्स जहाँ जहाँ रह गए हैं उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को बोलना है, मैं स्टार्ट करता हूँ रिवीजन के फॉर्म में और सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ क्विकली। और कहीं पर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप बीच क्लास में बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन को समझते हैं, ये होता क्या है। हमने अब तक दो रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड रिग्रेशन एनालिसिस और कोवेरियंस एनालिसिस कर ली है। दो रैंडम वेरिएबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन अदर, यानी कोई एक होगा डिपेंडेंट और दूसरा रहेगा इंडिपेंडेंट। तब हम क्या कहते हैं इसको, कोरिलेशन। जब x और y में कोई भी इंडिपेंडेंट हो जाए, कोई भी डिपेंडेंट हो जाए और हम इससे एक इक्वेशन बना लें और उस इक्वेशन की मदद से हम फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y, x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम y को निकाल पाएँ तो हम इसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन में हमको सिर्फ वैल्यू मिलती है r की, जो कि हमको ये बताती है हाउ द कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग बिटवीन द वेरिएबल्स। हाउ मच, कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो अगर जीरो है वैल्यू तो कोरिलेशन एकदम नहीं है, इसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। जीरो से आगे वन तक आ जाए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, मीन्स एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना बढ़ेगा। जीरो से नीचे -1 पे आ जाए तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, यानी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटने लगेगा। प्रेशर एंड वैल्यू, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और अगर 1 से 0 के बीच में कहीं भी ये लाई करे तो फिर कोरिलेशन की इंटेंसिटी इसके बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है और घटने के साथ साथ घटती जाती है। तो पॉइंट 8 को हम एक तरह से कह सकते हैं कि हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। परफेक्टली नहीं बोलेंगे जब तक +1 नहीं होगा, हाईली बोल सकते हैं। पॉइंट 5 को मॉडरेट बोलते हैं, और अगर ये है तो लो पॉजिटिव है, 0.2 या 0.1 आ जाए तो पॉजिटिव कोरिलेशन शिप है लेकिन वेरी लो। इनकी डिग्री एक तरीके से कह लो कोवेरियंस की। चलिए अब आते हैं रिग्रेशन पे। रिग्रेशन पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है, कोरिलेशन में हम इनके बीच की रिलेशनशिप की एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रिग्रेशन में हम एक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं और उस इक्वेशन के पैरामीटर्स a और b को निकालते हैं। जब a और b आते हैं तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और हमको ऑटोमेटिक y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में स्टडी चल रही थी कि बच्चों का जन्म के समय वजन कितना रहता है, वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज़। तो वेट एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वेट को हम y मान लेते हैं। और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा, तो मेजर फैक्टर में हम क्या ले सकते हैं, हेल्थ ऑफ मदर, यानी x को हम क्या मान लें, हेल्थ ऑफ मदर। माँ की जैसी हेल्थ होगी बच्चे का जन्म भी लगभग वैसा ही होगा, बट नॉट इन ऑल केसेस, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि माँ की हेल्थ अच्छी है तो बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन लगभग केसेस में, सारे में नहीं। 100 में 100 के बच्चे अच्छे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमने एक वेरिएबल हेल्थ ऑफ मदर लिया जो कि इंडिपेंडेंट था और बेबी का वेट y इस पर डिपेंड कर रहा था। अब मान लो हमने इस हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चों का वज़न लिया और उनकी माँ की हेल्थ को या उनकी माँ के वज़न को मेज़र किया, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया। पहली माँ बच्चे का वज़न और उसकी माँ का वज़न y2 x2, इसी तरीके से हमने टोटल कितने लोगों के लिए n और xn का। फिर हमने इनके बीच में रिग्रेशन लाइन फिट कर दी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ करते हुए, और पैरामीटर्स a और b कैलकुलेट कर लिए। कौन सी नॉर्मल इक्वेशन से, सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस बी समेसन x, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कैसे आती है। और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने, ये इक्वेशन बनी कैसे, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। इस इक्वेशन में डेटा कौन सा यूज किया हमने, ये वाला, समेसन वाई यहाँ से मिला, समेसन एक्स यहाँ से मिला,
मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो समेशन एक्स वाई मिल गया। तो जब हम इस डेटा को यूज़ करके ए और बी निकालेंगे, और ए और बी को निकालते समय लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल भी यूज़ किया है, जिसमें एरर को क्या करते हैं, मिनिमाइज़। तो मिनिमाइज एरर के साथ जब ए और बी हमको मिलेगा तो हम इसको कहते हैं बेस्ट एस्टीमेट। और जब ये ए और बी हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि एरर के मिनिमम करने के साथ हमने इसको बनाया है। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई। इक्वेशन बनने के बाद हम गए दूसरे हॉस्पिटल में और हमने वहाँ किसी एक प्रेग्नेंट लेडी का वज़न लिया, मान लेते हैं x0, और हमने इसके वज़न को यहाँ इस इक्वेशन में पुट किया, और हम इसकी कैलकुलेशन से बता पाएंगे कि होने वाले बेबी का वज़न कितना होना चाहिए, यानी एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। तो हमने जब ये बताया कि वज़न कम से कम 5 पाउंड होना चाहिए, तो अगर 5 पाउंड वज़न बच्चे का नहीं निकला माँ के वज़न के हिसाब से, तो हम इसको ट्रीट करेंगे अनहेल्दी। तो अब आप रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ पाए कि रिग्रेशन में कैसे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई निकालते हैं। क्लियर? सभी लोगों की आवाज़ आनी चाहिए अगर समझ में आया है तो। गरिमा, योग्यता, यस सर। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है जी सर। तो हम इसी तरीके से दुनिया भर में कहीं भी जाएं, अगर हमने लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल यूज़ करके कोई मॉडल बनाया है इस तरह का, तो इसमें हम किसी भी माँ की एज पुट करके बच्चे के वज़न के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इतना वज़न होना चाहिए। अब ये तो एक एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल को हम एग्रीकल्चर पे यूज़ कर सकते हैं कि इतनी खाद डाली है तो कितनी फसल होनी चाहिए। तो हम जब खाद की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमको बताएगी कि फसल इतने क्विंटल होनी चाहिए। अब अगर उतने क्विंटल नहीं हुई तो इसका मतलब एरर बढ़ गई, एरर की वजह से ऐसा हुआ, और हमको ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कमी आई है। तो ये इक्वेशन एक्चुअल में यूज़ की जाती है, दिए हुए डेटा पे बनाई जाती है और फ्यूचर में प्रेडिक्शन के लिए यूज़ की जाती है। जबकि कोरिलेशन में क्या होता है, बस एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, काम ख़त्म, ना इसका कोई आगे यूज़ है ना पीछे यूज़ है। हाँ, जब हम रिग्रेशन पढ़ते हैं तो इसमें जो बी होता है, यानी जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, इसमें इसका यूज़ होता है, किसका, कोरिलेशन का। ठीक है, तो बिना कोरिलेशन के रिग्रेशन पढ़ पाना मुश्किल है। तो कोरिलेशन भी हमारे रिग्रेशन इक्वेशंस को कैलकुलेट करने में मदद करता है, यानी कोरिलेशन एक तरीके से बताता है कि रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है या कितनी लो है। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन? सर सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स। हाँ बेटा, सिग्मा वाला सिग्मा एक्स क्या? सर ये क्या है? ये क्या है, आपने जो रिग्रेशन की फिटिंग कराई थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वहाँ पर डेराइव तो करवाया था लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल से। इनको हम नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। लेक्चर रिवाइज करिए, इनको हम नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। जब हमने y माइनस ए माइनस बी एक्स के होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इक्वल टू 0 पुट किया था, तो ये दो इक्वेशन नहीं निकल के आई थी? यस सर, यस सर। याद आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम वापस से आते हैं, रैंडम वेरिएबल जब हम 2 से ज़्यादा लें, तो अब की बार हमारे पास रैंडम वेरिएबल टोटल 3 हो गए, x1 x2 और x3, और हम ये कह रहे हैं कि हम x1 को रख रहे हैं डिपेंडेंट और x2 और x3 हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो अब हम एक ही रैंडम वेरिएबल पर जो कि डिपेंडेंट था 2 का इफेक्ट जानना चाहते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं मदर की हेल्थ, और इसको हम ले लेते हैं कि उनको न्यूट्रिशियन डाइट मिली कि नहीं मिली, क्योंकि ये बात सभी को पता है, डॉक्टर्स प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारी दवाएं और अच्छी डाइट लेने के लिए बोलते हैं, आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, और साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चावल, अच्छा डाइट लेने को बोलते हैं। तो अगर एक फैक्टर है हेल्थ और दूसरा फैक्टर हम ले लें उसकी डाइट, तो अगर इन दोनों में कहीं कोई कमी आएगी तो इफ़ेक्ट किस पे जाएगा, सीधे और सीधे बच्चे पर जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जानना चाह रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम x1 पर सिर्फ x2 का इफेक्ट देखें, x3 को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मानकर चलें, यानी हम ये मान लें सबको अच्छी डाइट मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जब 3 में से 2 के ही बारे में जानना चाहते हैं तो हम इसको बोलते हैं पार्शियल।
और जब हम x1 पर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहें एक साथ, तो हम इसको कहते हैं मल्टीपल। तो अब अगर हम x1 x2 x3 का कोरिलेशन निकालेंगे तो नाम पड़ गया पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। और अगर हम इनके बीच में रिग्रेशन इक्वेशन सेट करेंगे तो नाम पड़ गया पार्शियल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. अब जो हमने इक्वेशन ली थी वो क्या ली थी? x1 इक्वल टू ए प्लस x2 एंड x3। x2 के कोफिशिएंट को हमने b से डिनोट किया था, लेकिन इसके साथ कुछ सफिक्स लगाए थे। सफिक्स का मतलब 1 2 डॉट 3। 1 2 3 अगर केवल देखो डॉट ना देखो तो 1 2 3 बताता है कि देयर आर 3 रैंडम वेरिएबल्स। 1 2 का मतलब क्या है? इसको कहेंगे हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 ऑन 2, यानी x1 ऑन x2। जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x था, जो कि इस इक्वेशन से मिला था हमें, ये था x इंडिपेंडेंट के लिए y पर डालने वाला इफेक्ट। उसी तरीके से 1 2 का मतलब x2 x1 पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, ये उसकी इंटेंसिटी के बारे में बताता है, तीव्रता जिसको हम कह सकते हैं। तो व्हाट इज द B12.3? B12.3 इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट x1 ऑन x2। जब हम x3 पे आएंगे तो क्या लिखेंगे? B13.2। इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्ट ऑन x1 बाई x3, या रिग्रेशन कोफिशिएंट x1 ऑन x3 कह सकते हैं। 2 यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 1 और 3 है, 2 को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये बन गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन। अब इस रिग्रेशन इक्वेशन में हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाकर सबसे पहले b और इस b को कैलकुलेट करेंगे। जब ये आ जाएंगे तो वापस से इनको इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और हमारी बन जाएगी रिग्रेशन इक्वेशन 3 रैंडम वेरिएबल की। और साथ ही साथ हम इनके बीच में कोरिलेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम जो प्रूफ मैंने आपको कल करवाया था उसी को बेस बनाकर चलेंगे। अभी उसके पहले एक चीज़ और ये समझ लो, कल हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ओमेगा का। ओमेगा का मतलब क्या था? ओमेगा इज़ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अगर हमारे पास दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल हैं या एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल हैं तो हम उनके कोरिलेशन के एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पर x1 लिख देते हैं, x2 लिख देते हैं और x3 लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी लिख देते हैं x1 x2 और x3। तो जब हम x1 और x1 के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? R11। अब R11 का मतलब क्या हुआ? R11 का मतलब 1 का 1 से कोरिलेशन। तो एक रैंडम वेरिएबल x है और इसका इसी से कोरिलेशन निकालें तो कितना आएगा? 1 आएगा। परफेक्टली पॉजिटिव होगा क्योंकि वो सेम ही है, अलग अलग तो है ही नहीं। सेम है तो जितना बढ़ाओगे, अगर दो जगह इसी को लिख लें तो हम x को जितना बढ़ाएंगे उतना तो ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो परफेक्टली पॉजिटिव। सिमिलरली x2 x2 का 1 आएगा और x3 x3 का 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इधर से x1 और इधर से x2 यानी यहाँ की पोजीशन लें तो कोरिलेशन को हम नाम दे रहे हैं R12, R13, R21, R23। तो रो और कॉलम की पोजीशन देखकर इनके नाम हो रहे हैं R31, R32। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि R12 इज इक्वल टू R21। 1 का 2 से कोरिलेशन निकालो या 2 का 1 से, फार्मूले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R13 इज इक्वल टू R31 और R23 इज इक्वल टू R32। क्लियर? चलिए, अब अगर मान लो हमको इस B12.3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसका फार्मूला क्या बनेगा? एक माइनस का साइन आएगा, सिग्मा 1 पहले है तो सिग्मा 1 का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 का वेरिएंस। साथ में नीचे आता है ओमेगा 11 और यहाँ पर आएगा ओमेगा 12, ओमेगा 12। ठीक है। अब ये ओमेगा 11 और ओमेगा 12 क्या है? तो तुम लोगों ने जब मैट्रिक्स पढ़ी थी तो उसके साथ साथ कोफैक्टर भी तो पढ़े थे कि नहीं? कोफैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? योग्यता गरिमा बताओ, कोफैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर सहखंड। सहखंड। ठीक है। तो अगर हमने ये एक मैट्रिक्स लिख ली
तो ए का कोफैक्टर क्या है? सर डी। डी। साइन क्या होगा इसका? साइन के लिए सर इसको सर 1 प्लस ही रहेगा सर। प्लस रहेगा। अगर हम कोफैक्टर ऑफ बी निकालें तो क्या हो जाएगा? माइनस सी होगा। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स में अगर हम ये कहें ओमेगा 12 इज द कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आप ओमेगा 12 की पोजीशन ढूंढिए। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो ये ओमेगा 12 बनेगा। अब अगर ओमेगा 12 की हम यहाँ पर वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? ओमेगा 12 का मतलब इसकी रो और इसके कॉलम को हटा दो, बाकी जो बचा उसकी डिटर्मिनेंट लिख लो। तो क्या बचा है? R21, R23, R31 और 1। साथ में इसका साइन भी तो आएगा, तो ओमेगा 12 का साइन क्या है? तो क्या ओमेगा 12 आप समझ पाए? यस सर समझ गया। ओमेगा 11 का, तो ओमेगा 11 यानी पहली पोजीशन, इसका जो कोफैक्टर होगा, तो चलो योग्यता मुझे बताए कि इसका कोफैक्टर क्या होगा। बताओ योग्यता, हाँ या ना? गरिमा बताओ बेटा। सर 1 R23 R32 1। और इसके साथ माइनस रहेगा कि प्लस? सर प्लस रहेगा। प्लस रहेगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या ये आसान तरीका नहीं है? क्योंकि क्योंकि इस ओमेगा में तो हमको कुछ याद ही नहीं करना है, तीन तीन नंबर लिख दो और 1 2 1 1 1 डायगोनल 1 1 हो गए, बाकी उनकी पोजीशन के हिसाब से R12 R13 R21 R23, और बस ये फार्मूला याद रखने हैं। इसमें भी याद क्या रखना है? 12.3 में सिग्मा 1 ऊपर आएगा, सिग्मा 2 नीचे जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, और 12 का है तो ओमेगा 12 यहाँ आएगा, और अपान में ओमेगा 11 रहेगा। ठीक है? यस सर। चलो अब अगर हम फार्मूला बनाना चाहें 13.2 का, तो गरिमा और योग्यता यही दो लोग बोलेंगे। बताओ बेटा क्या फार्मूला बनेगा? सर आपने क्या पूछा? अगर हम 12.3 की जगह 13.2 का बनाना चाहें, यानी इस वाले का, तो क्या फार्मूला बनेगा? सर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 और ओमेगा 13 अपॉन ओमेगा 11 नीचे इसलिए रहता है क्योंकि हम x1 पे ही तो इफेक्ट जानना चाह रहे हैं। और कुछ मिसिंग? गरिमा तुम बताओ, कुछ मिसिंग है इसमें? माइनस। माइनस भी रहेगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से फार्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो ओमेगा 13 और ओमेगा 11 निकाल सकते हैं। तो ओमेगा 13 की वैल्यू क्या आएगी? प्लस के साथ आएगी कि माइनस के साथ? प्लस के साथ सर। और वैल्यू क्या आएगी? सर R21 1 R31 R32। तो आपको सारे फार्मूले कैलकुलेट करना समझ में आ गया। अब रही बात इनकी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के लिए हम वापस से चलते हैं उस प्रूफ पर जो हमने कल आपको करवाया था। जहाँ कहीं भी किसी को कोई दिक्कत लगे वो मुझे समझाएगा, देखो बताएगा कहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की थी? यहाँ पर हमने एक वैल्यू डिफाइन की थी x12.3 और एक e12.3 डिफाइन की थी। e12.3 को हमने कहा था इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्वेशन। एस्टिमेटेड वैल्यू कब आती है? जब हम b12.3 की वैल्यू और b13.2 की वैल्यू एस्टिमेटेड वाली यहाँ पुट कर दें। तो एक तरीके से हम यहाँ पर चाहें तो कैप लगा सकते हैं, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेकिन बार बार कैप ना लिखने की वजह से हमने लगाया नहीं था। हमको लगा क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया है। ये x1 क्या होगा? ये x1 कौन सी वैल्यू है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो अब अगर हम ऑब्जर्व्ड से इस एक्सपेक्टेड को घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एरर। और एरर के लिए हमने यहाँ पर सिंबल क्या यूज किया है? x1.23, ये है एरर। 1.23 का मतलब 1 इज द
डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ डिपेंड ऑन सेकेंड एंड थर्ड, यानी दूसरे और तीसरे पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक। तो जब हमको एरर मिली तो एरर में हम E1.23 की ये वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना सकते हैं, और एरर में क्या क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं ताकि सारी एरर पॉजिटिव हो जाए, प्लस वाली माइनस वाली। और जितनी इक्वेशंस हमको दी होंगी, जैसे भी हमने बताया नहीं, मान लो एक हॉस्पिटल में 50 मदर्स हैं तो हमको n की वैल्यू 50 दी है, तो हमको i गोइंग फ्रॉम 1 to 50 सम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर i गोइंग फ्रॉम 1 to n सम करते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। इसको हम SSE से लिख सकते हैं। अब इस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को हमको मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। क्या होता है प्रिंसिपल, जो भी पैरामीटर्स निकालने हों, यहाँ 2 निकालने हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, इक्वल टू 0 पुट करिए। तो आप में से कोई ऐसा है जो इसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाए? सभी लोग कर लोगे? यस सर। इक्वल टू 0 भी पुट कर लोगे। तो जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक इक्वेशन तो ये मिल जाएगी और दूसरी नीचे मिल जाएगी, 2 इक्वेशन से मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। वैसे तो हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लिख देते हैं a1 b1 c1 और a2x और b2y और c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख जाता है कि x y रैंडम वेरिएबल है और हमको इसको x और y के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको बस यही देखना कि x की जगह क्या लेने हैं। तो जो पैरामीटर हमको चाहिए वही तो हम x की जगह पे लेंगे। तो हमको b12.3 चाहिए और b13.2 चाहिए। तो ये आ गया b12.3 x की जगह पे और ये आ गया y की जगह पे। बाकी नीचे का सारा प्रोसीजर वैसे ही जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अगर x के नीचे लिखते तो क्या लिखते हैं, p1 b2 और c1 c2। y के नीचे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a1 a2 c1 c2। और इसके बाद 1 के नीचे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a1 a2 b1 b2। उसके बाद जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे। तो ये काम करने के लिए हम क्यों ना इस पर डिटर्मिनेंट लगा दें। तो यहाँ पर इसीलिए तो डिटर्मिनेंट लगा था ताकि वो मल्टीप्लिकेशन हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए कर लें। जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यही तो करते हैं, दिस माइनस दिस यानी AC माइनस BD। तो डिटर्मिनेंट जो लगे उससे कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है। अब बस एक चीज़ आपको और समझानी है, वो ये कि इक्वेशंस में हमने जो x1 x2 समेसन की या फिर समेसन x1 स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट की हैं वो कहाँ से की हैं। जैसे हम समेसन x2 स्क्वायर की जगह पे n सिग्मा 2 स्क्वायर पुट कर दिए हैं, सिग्मा x1 x2 की जगह पे n r12 सिग्मा 12 पुट कर दिए हैं। ये आपको अगर समझ में आ जाए तो सारा कुछ क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं ये कैसे आपको समझ में आएगा आज। तो हम जब इक्वेशन लिखे थे तो इक्वेशन में हमने माना था कि जो x1 है और जो x2 हैं और जो x3 है, इन सब के मीन को हमने 0 माना था। क्या माना था, 0। तो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ xi हमारा 0 है, i की वैल्यू 1 2 3 के लिए, तो जैसे हम इस इक्वेशन की एक्सपेक्टेशन लेंगे सब 0 हो जाएगा a को छोड़कर, और a की वैल्यू भी तो 0 आएगी। हाँ या ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन x1 0, x2 0, x3 0, तो 0 से सब मल्टीप्लाई होकर 0, केवल कौन बचेगा, a। तो a की वैल्यू 0। अब जब हम a की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में वापस से पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, यही तो बन जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। जब एक्सपेक्टेशन xi 0 होता है तो वेरिएंस का फार्मूला क्या बन जाता है। अगर हमको वेरिएंस ऑफ x1 निकालना है तो फार्मूला क्या है, 1/n समेसन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। तो x बार एक्सपेक्टेशन क्या देता है, मीन, यानी ये तो 0 है। तो हमारा जो वेरिएंस का फार्मूला बना 1/n सिग्मा xi स्क्वायर, ये बन गया। x1 लिख लो यहाँ पर चूँकि x1 का है। ओके, अब अगर ध्यान दो तो वेरिएंस ऑफ x1 को हम लोग सिग्मा 1 स्क्वायर से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यस सर लिखते हैं।
अब अगर इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो n को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, n सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर x2 का है तो n सिग्मा 2 स्क्वायर हो जाएगा, x3 का है तो n सिग्मा 3 स्क्वायर हो जाएगा। जितने स्क्वायर वाले थे हमने यही वैल्यूज़ पुट की हैं। हम आपको दिखा देते हैं, जहाँ जहाँ स्क्वायर आया है वहाँ वहाँ यही सारी वैल्यूज़ पुट की गई हैं। देखिए कैसे। तो पहली वैल्यू हमने पुट की थी, स्क्वायर टर्म्स कहाँ पे हैं, देखिए आपको पहला स्क्वायर टर्म ये मिलेगा। इस स्क्वायर टर्म में पहली वैल्यू हमने क्या पुट की थी, n सिग्मा 2 स्क्वायर। तो x2 था ना, तभी तो सिग्मा 2 आया, ठीक है। यस सर। और नीचे वाली इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो स्क्वायर की वैल्यू कौन सी मिल रही है, ये मिल रही है x3 वाली। तो इसकी जगह n सिग्मा 3 स्क्वायर आ गया। अब बचते हैं टर्म दो वेरिएबल वाले, जिसमें x1 x2 आ रहा है या x2 x3 आ रहा है, इस तरीके से जो वैल्यूज आ रही हैं। अब इनको ज़रा समझ लेते हैं ना। तो अगर हम कोवेरियंस का फार्मूला लिखें x1 और x2 का, तो क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 माइनस एक्सपेक्टेशन x1 और एक्सपेक्टेशन x2। अगर उस वाले फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 1/n समेसन x1 x2 माइनस x1 बार और x2 बार। तो ये तो जीरो थे पहले से ही, इनको हटा दो। तो कोवेरियंस ऑफ x1 x2 क्या बन जाएगा, कोवेरियंस ऑफ x1 x2 बन जाएगा 1/n समेसन x1 एंड x2। यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ की जा रही है, क्या, मान लो हम 1 और 2 का कोरिलेशन निकालते तो क्या लिखते, कोवेरियंस x1 x2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 सिग्मा 2, यानी स्टैंडर्ड डिविजन्स। तो कोवेरियंस x1 x2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, R12 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और इक्वल टू 1/n समेसन x1 x2। तो अब अगर हम यहाँ से समेसन x1 x2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, n R12 सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो अगर हमको कहीं दो समेसन मिल रहे हैं, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट का समेसन मिल रहा है, तो उसकी जगह पे हम ये यूज़ कर लेंगे। समझ गया कि नहीं सब लोग? यस सर। बस इतनी सारी चीज़ें ही आपके इस पूरी एनालिसिस में यूज़ की गई हैं। बाकी रही कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो आप लोग अलजेब्रा पढ़ के आए हो हाई स्कूल इंटर की, इतनी सारी कि कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आए, कैलकुलेशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर किसी के मन में कहीं पर भी कोई सवाल रह रहा हो तो वो बताए मुझे, कुछ भी कहीं भी समझ में ना आया हो तो बोलो। सबको आ गया? सबको योग्यता गरिमा दोनों लोग बताओ। जी सर। ठीक है, एक बार लेक्चर को आज वाला और इसके पहले वाले को रिवाइज कर लो ना, तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक क्लास में हमने सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्व की थी, ना तो हमने मल्टीपल कोरिलेशन को कैसे निकालेंगे ये पढ़ा, ना तो ये पढ़ा कि पार्शियल कोरिलेशन को कैसे निकालेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा, रिग्रेशन। तो अब हम चूँकि रिग्रेशन पढ़ चुके हैं तो अब हम स्विच करेंगे कोरिलेशन की तरफ। कैसे हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन के बाद वाली। तो देखिए यहाँ पर क्या है फॉर्मूले जो कि बनाए गए हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के लिए। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, अगर आपको मल्टीपल कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो आप उसका सिंबल क्या यूज़ करोगे और फार्मूला क्या यूज़ करोगे, ठीक है। देखिए तो मल्टीपल है क्या, ये आपको हमने समझा दिया है, और आपको ये भी हमने बता दिया है कि जो रिग्रेशन का कोफिशिएंट है वो कैसे प्रदर्शित किया जाता है, B12.3 से या फिर B13.2 से। इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो। ठीक है, तो जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट B12.3 और B13.2 पढ़ चुके हैं तो फिर हम कोरिलेशन के बारे में आते हैं। तो सबसे पहला मल्टीपल का फार्मूला पढ़ेंगे, फिर पार्शियल का। तो जब मल्टीपल पढ़ते हैं तो 1 पर हम 2 और 3 दोनों का इफेक्ट जानना चाहते हैं तो हम इसको 12.3 से लिखते हैं, और मल्टीपल के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो कैपिटल R यूज़ किया जाता है।
मल्टीपल का मतलब सारा, सारा का मतलब बड़ा, तो इसलिए कैपिटल आर। पार्शियल का मतलब कुछ का, तो इसलिए स्मॉल आर। स्मॉल आर में मान लो हम 1 2 का जानना चाहते हैं तो बाकी जितने हैं उनको सबको डॉट के बाद लिखेंगे, जितने भी वेरिएबल हैं। अगर 3 ही है तो 1 और 2 का जानना चाह रहे हैं 3 को बाद में लिख दो। अगर 1 और 3 का जानना चाह रहे हैं तो 2 को बाद में लिख दो। अगर 2 और 3 का जानना चाह रहे हैं तो 1 को बाद में लिख दो। तो दीज सिम्बल्स आर यूज्ड फॉर द पार्शियल कोरिलेशन एंड दिस इज यूज फॉर द मल्टीपल। व्हाट इज द सिंबल फॉर द मल्टीपल कोरिलेशन? 2 on 1 3, यानी दूसरे पर हम जानना चाह रहे हैं कि 1 और 3 का कितना इफेक्ट है। हम तीसरे पर जानना चाह रहे हैं कि 1 और 2 का कितना इफेक्ट है। तो क्या पार्शियल, मल्टीपल और पार्शियल के फॉर्मूले आपको क्लियर? और आपको पार्शियल में याद रखना है, कुछ को लेना है बाकी सबको डॉट के बाद, और मल्टीपल पे याद रखना है जिस पर इफेक्ट जानना है उसके बाद सारे। मल्टीपल में सारे कैलकुलेट हो रहे हैं तो कैपिटल बन गया, और पार्शियल में कुछ कैलकुलेट हो रहे हैं तो बन गया स्मॉल। क्लियर? अब देखिए मल्टीपल कोरिलेशन का फार्मूला। तो मल्टीपल कोरिलेशन का जो फार्मूला है वो ये है, कैपिटल आर स्क्वायर 1.23। आर स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए लिखा गया है, इधर रूट आता है कैलकुलेशन में तो रूट को उधर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 1.23। तो ये है सिंबल फॉर मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसका जो फार्मूला है वो है 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा 1 1। तो ये ओमेगा वो है जो सारे के सारे थे, यानी सब कुछ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा, और ओमेगा 1 1 क्या था ये आप अभी देख चुके हैं, कोफैक्टर। तो अगर हम इनको यहाँ पुट करके सॉल्व कर लें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन का। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये वाला याद कर लो या फिर मल्टीपल का सीधे फार्मूला याद कर लो। मेरा सजेशन ये है कि मल्टीपल का फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपने यहाँ से कैलकुलेशन करने की कोशिश की, इट इज़ ओनली टाइम वेस्टिंग प्रोसेस। जब आप इस फार्मूले को याद करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो क्यों ना सीधे उसी को याद कर लो जो आपका मेन है। तो ओमेगा का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। अब डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो बताइए कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, मैं बताऊं, और अगर आ रही तो हाँ बोलिए, मैं आगे बढ़ूं। कर्मान योग्यता दोनों लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लोगे इसका कि नहीं, बताओ। जल्दी बोलो ताकि समय बर्बाद ना हो। हाँ, आवाज़ नहीं आई तुम लोग की, फिर से बोलो। सर हो जाएगा। चलो, अब नीचे ओमेगा 1 1 तो अभी आपने कैलकुलेट ही किया था, दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं। देखिए पुट हो गई वैल्यूज़ यहाँ पर। अब जब वैल्यूज़ पुट हो गई तो एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, और लीजिए हमारा फार्मूला बन गया मल्टीपल कोरिलेशन का। और इसी फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कभी कभी ये सीधे फार्मूला पूछा जाएगा, कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या फिर आपको ओमेगा टेबल, ओमेगा वाली मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपसे कहेंगे इसको कैलकुलेट करके बताओ। तो ओमेगा में 1 2 के लिए इसको उठा लो, 1 3 के लिए इसको उठा लो, 2 3 के लिए ये वाला 2 और 3। तो ये सारी वैल्यूज़ इस ओमेगा से निकाल कर यहाँ पुट करके सॉल्व कर लो, आपका मल्टीपल कोरिलेशन कैलकुलेट हो जाएगा। मल्टीपल कोरिलेशन को निकालने के लिए हमको इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब देखिए इसका तो नाम पड़ गया मल्टीपल कोरिलेशन, इसका नाम पड़ गया पार्शियल कोरिलेशन, तो फिर इनको क्या कहा जाए? इन सबको क्या कहा जाए? इनको कहते हैं कंप्लीट कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पर जितने होते हैं उन्हीं का आपस में हम निकाल लेते हैं, 2 होते हैं दोनों का, या फिर सिंपल कोरिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो R1.23 का फार्मूला का पैटर्न आपको पकड़ना है। देखिए पैटर्न हम आपको बताते हैं, यहाँ पर 1 को 2 से और 1 को 3 से कनेक्ट करो। देखो R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर आया, ये फैक्टर -2 टाइम्स 1 2 1 3 2 3, यानी तीनों पेयर आएंगे। नीचे क्या रखना है, तो 1 2 और 1 3 तो आप ऊपर रख चुके थे, अब बच रहा है 2 3, तो नीचे आएगा 1 - 2 3 स्क्वायर। याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, केवल प्रैक्टिस। आप इसको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। सपोज दैट हमको फार्मूला लिखना है 2.13 का, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले हम R21 ले लेंगे, फिर R23 ले लेंगे, अपॉन में क्या लेंगे 1 - R13 स्क्वायर। यहाँ पर वही टर्म आएगा जो सबके साथ रहेगा 1 2
2 1 2 3। तो क्या फार्मूला याद करना कठिन है मल्टीपल का, हाँ या ना? नो सर। ठीक है। अब कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो उसकी रेंज होती थी -1 to 1, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन को आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये रेंज हो जाएगी 0 to 1। और इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनेगा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो जिसने -1 to 1 लगाया उसका गलत, इसकी रेंज होगी 0 से 1। अब मान लो हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये 1 से छोटा है। जब हम इसको 1 से छोटा करेंगे तो ये क्वांटिटी इधर आके 1 में मल्टीप्लाई होगी। जब ये क्वांटिटी 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 स्क्वायर माइनस वाला अगर इधर ले आओगे तो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, तो जब प्लस में बनेगा तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ जाती है। कैसे, हम अभी आपको करके दिखाते हैं। इनइक्वालिटी पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। मान लो हम लिख रहे हैं R1.23 इज इक्वल टू R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स R12 R23 और R13 अपॉन में है 1 माइनस R23 स्क्वायर। तो दो सिचुएशंस हैं। अगर हम इसको लेस आर इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 1 लेने में हमारे पास आएगा R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर माइनस 2 1 2 1 3 2 3 और ये टर्म जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम R23 को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर R23 स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स R12 R13 R23। तो इस तरीके की रिलेशनशिप भी आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो ये रिलेशनशिप आएगी कैसे, बनेगी कैसे, ये सब यहीं से आता है। 0 से बड़ा करोगे तो एक रिलेशनशिप, 1 से छोटा करोगे तो एक रिलेशनशिप। अब अगर हम इसको 0 से ग्रेटर कर दें मान लो, तो क्या रिलेशनशिप, ये वाला इधर आएगा 0 हो जाएगा और इधर 0 है और इधर बचेगा क्या, R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 R12 2 3 और 1 3। इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारा एक रिलेशनशिप ये भी तो बन गया कि R12 स्क्वायर और R23 स्क्वायर ये ग्रेटर आर इक्वल टू होगा किससे, 2 टाइम्स R12 1 3 एंड 2 3 से। ये भी एक रिलेशनशिप बन गई। तो ऐसे ही इनइक्वालिटीज़ की रिलेशनशिप पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे। तो देखिए जो जो बन रही है उनको आपको याद करना है। आपको एक बात और याद रखनी है, दिस फार्मूला एक्सप्रेस द मल्टीपल कोरिलेशन इन टर्म्स ऑफ द टोटल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द पेयर्स ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इनमें से किसी भी एक से हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। यानी मल्टीपल या तो बड़ा होगा या तो बराबर, सबसे नहीं किसी एक से, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। कहने का सीधा मतलब है कि मल्टीपल इन तीनों से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ना तो इससे ना तो इससे ना तो इससे। तो ये बात आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं और पार्शियल के फार्मूले को जल्दी से देखते हैं। तो पार्शियल का जो फार्मूला है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। पैटर्न आपको इसका पकड़ना है। ये फार्मूला आप भूल जाओ, इसको याद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसको पहले रटो फिर इसकी वैल्यू पुट करो फिर सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं है। सीधे आप ये याद करो, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो R12 मतलब 1 और 2 का कोरिलेशन, 3 डॉट के बाद इसका मतलब 3 को हम लोग एलिमिनेट करके चल रहे हैं, यानी कि या तो इसकी कोई वैल्यू पुट करेंगे या तो इसको नहीं लेंगे। अब फार्मूला जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, सबसे पहले R12 आया यानी ये दोनों टर्म, फिर 1 के साथ 3 आएगा और 2 के साथ 3 आएगा माइनस, तो 1 3 एंड 2 3। नीचे वाला थोड़ा याद करना पड़ेगा, √1 माइनस। अब 1 माइनस में 1 3 स्क्वायर और 2 3 स्क्वायर ये दोनों घटेंगे यानी इनके स्क्वायर्स, तो 1 माइनस R13 स्क्वायर, स्क्वायर केवल R पे रहेगा और 1 माइनस R23 स्क्वायर। तो ये था फार्मूला पार्शियल कोरिलेशन की कैलकुलेशन का। अब आपके एग्जाम में R12 1 3 2 3 की वैल्यू दे देंगे और कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन कितना होगा बताइए कैलकुलेट करके।
तो आपको ये फार्मूला याद करना है। और आपके एग्ज़ाम में ये भी कर सकते हैं कि 1-2 की जगह पे 1-3 का पूछ लें, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक फार्मूला याद करो, फिर एक मान लो आपने लिख लिया ये वाला, तो आप सब लिख सकते हो। अब आपको अगर 13.2 निकालना है तो क्या करोगे, पैटर्न देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले 13 आएगा, फिर 1 के साथ 2 और फिर 3 के साथ 2, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट में क्या आएगा, एक बार R2 का स्क्वायर, 1-2 का स्क्वायर माइनस होगा, और एक बार 3-2 का स्क्वायर, बन गया फार्मूला। तो 13.2 को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। सिमिलरली 23.1 को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला किसका था, पार्शियल का। मल्टीपल का हो गया, पार्शियल का हो गया। अब बारी क्वेश्चंस की आने जा रही है। एक रिलेशनशिप आपको और याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए तय है, वो है कि हम टोटल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन के बीच में एक रिलेशनशिप बनाकर चलते हैं। लेकिन ध्यान देना, मल्टीपल में 1.23 यानी वही क्रम चल रहा है, जबकि पार्शियल का क्रम बदल गया है, 13.2 हो गया है। यहाँ 1-2 क्रम है, यहाँ 1-2-3 क्रम है, लेकिन पार्शियल में 13.2 हो गया, यानी कि क्रम भी चेंज हुआ है। अब इस फार्मूले का डेरिवेशन हमने यहाँ पर दिया है, बहुत ही आसान है। डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तैयार करना है, केवल फार्मूला याद करना है। डेरिवेशन करने के लिए करते क्या हैं, ज़रा देखिए। ये डेरिवेशन जब हमको करना होगा तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, LHS लेकर चलेंगे। ये हमारा LHS है, इसको हमने यहाँ पर ले लिया। R1.23 स्क्वायर की ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट हो गई, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, हम ले लेंगे एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 1 के साथ ये दोनों टर्म भी मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे, और साथ ही साथ ये माइनस इन सब के साथ लग जाएगा। तो चलिए एलसीएम भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानते हुए अब लिखा गया क्या, पार्शियल का फार्मूला। कौन से फॉर्म में, 1 माइनस के फॉर्म में। तो 13.2 का फार्मूला वही लिखना जो ऊपर आपको प्रूफ करना हो। 13.2 का फार्मूला लिख लिया गया पार्शियल का, और स्क्वायर था तो स्क्वायर भी किया गया। अब क्या करना है, अब इसका एलसीएम लेना है स्क्वायर ओपन करते हुए, और एक टर्म से मल्टीप्लाई भी करना है। कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करना है, अगर हमको इसका कोरिलेशन दिखाना है, इस वाले का रिलेशन इसके साथ दिखाना है, तो अपान में यही होना चाहिए। तो इस फार्मूले में अपान में ये मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो इसको छोड़ो, इसको ट्रांसफ़र करो। देखो ये ट्रांसफ़र होके कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। बाकी सॉल्व कर लो, रिलेशनशिप ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी। यदि रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, बस 2 फार्मूलों को रखना है, और जो कैलकुलेट होकर आएगा फाइनली वो ऊपर वाला फार्मूला ही होगा। तो ये था मल्टीपल पार्शियल का थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन सारे आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि जितना समझाना था आप सब समझ चुके हैं। देखिए और करिए। जब क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो फिर हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाएंगे। कई सारे क्वेश्चंस हमने मेंशन कर रखे हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अब आपका स्टार्ट होगा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट यूनिट है आपकी, और थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट से क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे। थैंक यू, जय हिंद।